नमस्कार, मैं राजेश कुमार। वक्त यूपी टाइम का है। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने प्रशासन को जमकर फटकार लगाई और मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को तय की। पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा, कोर्ट से पीड़ित परिवार ने 3 मांग रखी है कोर्ट के सामने। उनकी मांग है कि सीबीआई की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए। सुनवाई के बाद बाहर निकले सरकार का पक्ष रख रहे वीके शाही और पीड़ित परिवार का पक्ष रख रही सीमा कुशवाहा ने और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज कोर्ट ने सभी लोगों को, जो राज्य के लोग थे, उनको तलब किया, उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स, उसका वायलेशन किया। अंतिम संस्कार करना उनका मौलिक अधिकार है, उस परिवार से आपने उनका अधिकार छीना। और साथ ही साथ इस चीज़ को आप बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो जाता। तो नाइट में हम सभी लोगों ने वीडियोस देखे थे, मीडिया भी काफ़ी दूर से कवर कर रहा था कि वहाँ पर परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था, लेकिन उनका कहना है कि उनके कंसेंट से हुआ। परिवार का कहना हमारा कोई सदस्य नहीं था वहाँ पर। तो अब कोर्ट, जो राज्य है, स्टेट है, उन्होंने टाइम मांगा है। 2 नवंबर की अगेन हियरिंग है, देन उसमें वो लोग अपना पक्ष रखें। क्या बातें रखी पुलिस के रवैये को लेकर, जिला प्रशासन के रवैये को लेकर? बिल्कुल, देखिए, परिवार की जो पीड़िता की जो भाभी थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि डीएम साहब का कहना था कि अगर आपकी बेटी कोविड से मर जाती तो क्या कंपनसेशन मिलता। तो परिवार का कहना है कि इस तरीके से आप किसी के साथ क्राइम होगा, कंपनसेशन से क्या आप वो भरपाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक तो बेसिक लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है। लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होता तो वो बेटी नहीं मरती। लॉ एंड ऑर्डर पहले फेल था, इसलिए ये क्राइम हो सका। और क्राइम वो हुआ, उसको आप नहीं रोक पाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्राइम किया है, उसका रात में अंतिम संस्कार करके। बाप, भाई, भाभी और एसीएस का पक्ष लिया, डीएम हाथरस का लिया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का। सर, सुनवाई में क्या आज क्या रहा? सुनवाई में कुछ नहीं हुआ, सबके पक्ष लिए गए हैं। आदेश अभी आएगा। 2 नवंबर की डेट हुई है। सर, जो पीड़ित परिवार क्या दोबारा बुलाया जाएगा? अभी नहीं। जो अंतिम संस्कार हुआ जिस तरह से किया जाए, उसके बारे में अभी कोर्ट अभी ऑब्जर्वेशन नहीं है। अभी मामला न्यायालय के संज्ञान में है। जो आदेश आएगा बता दिया जाएगा। 2 तारीख को किसको बुलाया गया? 2 तारीख को सिर्फ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल सेक्रेटरी के रैंक का कोई होगा ऑफिसर। और यूपी में कोरोना का असर कम हो रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, ये अच्छी बात है। और इसे लेकर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं प्रदेश के और उससे निपटने की क्या तैयारी है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2234 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3342 है। इस प्रकार अब तक कुल 3,93,908 लोग पूर्णतः उपचार डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर 89.7% हो गया है, 87%। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 38,815 है। अर्थात ये काफी समय के बाद, 10 सप्ताह से अधिक समय के बाद एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 40,000 के नीचे हुई है। पिछली बार 40,000 के नीचे प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 2 अगस्त को थे। 2 अगस्त के बाद आज 12 अक्टूबर को फिर से एक बार 40,000 से नीचे हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हो गए हैं। जो पिछले 24-25 दिनों में हमने देखा है कि एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। जितने केसेस नए आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग रोज ही डिस्चार्ज हो रहे हैं और उसके कारण से ये संख्या में गिरावट हुई है और आज हमारी संख्या एक्टिव इन्फेक्शन की 40,000 से कम हो गई है। संक्रमित लोगों में से कुल 6,438 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। अब मृतकों हम देख रहे हैं कि वो संख्या लगातार, प्रतिदिन की संख्या लगातार गिर रही है। 2-3 सप्ताह पहले ये संख्या 90 से 100 के बीच प्रतिदिन होती थी। अब ये संख्या गिर करके कल 44 रह गई। तो
जहां हमारे एक और जो संक्रमण है उसमें कमी आई है, उसके साथ ही साथ जो संक्रमण से जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती थी उसमें भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। कल प्रदेश में 1,42,244 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 1,20,41,107 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5 सैंपल के 352 लगाए गए, जिनमें से 360 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10 सैंपल के 451 पुल लगाए गए और इनमें 23 में पॉजिटिविटी देखी गई। जो एक्टिव केस है 38,815, इनमें से 17,741 लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर रहे हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक 2,42,262 लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर चुके हैं और इनमें से 2,24,521 लोग अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूरी भी कर चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,37,803 इलाकों में 4,14,263 टीम दिवस के माध्यम से 2,68,35,025 घरों का सर्वेलेंस किया गया है और इनमें 13,25,24,422 लोग रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में टेस्टिंग होने के बावजूद भी, इतना सर्वेलेंस होने के बावजूद भी मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। संक्रमण में गिरावट आई है, संख्या में गिरावट लगातार आ रही है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है और न ही इसकी कोई वैक्सीन आई है अभी तक और न ही इसकी कोई एक कारगर, कोई एक निश्चित दवा आई है। तो इसलिए जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन या कोई निश्चित दवा नहीं आ जाती है, सावधान रह करके, सतर्क रह करके, संक्रमण से बचने के उपायों का उपयोग करके संक्रमण को अपने से दूर रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। संक्रमण से बचाव ही अभी सबसे अच्छा उपचार है और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए। जब भी आप सतहों को छुएं, ऐसी सतहों को जिसको और लोग भी छूते हैं, अपने हाथ को साफ कर लीजिए। साबुन पानी से कम 30 से 40 सेकंड साफ करिए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। जब भी आप कहीं सार्वजनिक स्थलों पर जाएं, कार्यालय जाएं, बाजार जाएं या और किसी प्रतिष्ठान में जाएं, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे ढकिए, लेकिन रखिए। आपके संक्रमित होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। जहां भी आप जाइए, लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, तो आपके संक्रमण की संभावना बहुत ही नगण्य रह जाती है। सावधानी बरत करके आप संक्रमण से दूर रह सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपकी इम्यूनिटी है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी बढ़ाइए। नीम की पत्तियों का सेवन करिए, अजवाइन के अर्क का सेवन करिए, तुलसी दल, काली मिर्च, अदरक, इसके काढ़े का सेवन करिए, गर्म पानी का सेवन करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। और एक चीज और जो बहुत ही लाभकारी है, वो भाप को इनहेल करिए, स्टीम इनहेलेशन करिए। इससे बहुत लाभ होगा। इससे आपका जो श्वसन तंत्र है, सांस लेने की जो पूरा सिस्टम है, उसमें लाभ होता है। और विशेष करके जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको स्टीम इनहेलेशन भी लगातार करना चाहिए। कम से कम 2 बार 3 बार आप स्टीम इनहेलेशन करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। जब तक कोई दवा नहीं आती है, तब तक सावधान सतर्क रह करके इस संक्रमण से बचिए। और विशेष करके जो आपके घर के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो आपके घर में ऐसे लोग हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, या छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन्हें संक्रमण से बचाइए। और आप जानते हैं कि आगे आने वाला समय त्योहारों का समय है, जबकि लोग बाग निकलेंगे बाहर, बाजार जाएंगे, उस समय भीड़ भाड़ भी हो सकती है। उस समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये वायरस जो है, ये भीड़ भाड़ को बहुत पसंद करता है। जहां भी भीड़ भाड़ होती है, वहां पर ये आसानी से लोगों को संक्रमित करता है। तो इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। जहां तक हो सके, जब तक आवश्यक नहीं हो, घर से मत निकलिए।
और अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं या पहले से बीमार व्यक्ति हैं तो घर से बाहर अत्यंत अपराध स्थितियों तक निकलिए। नहीं तो अगर आपको डॉक्टरों की सलाह भी लेनी हो तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है, ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करिए। घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त करिए वीडियो कॉलिंग से, और उसी में डॉक्टर आपको दवा भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आपको दवा का पर्चा भी उससे मिल जाता है। तो घर बैठे आप डॉक्टरों की सलाह लीजिए और जितना कम से कम हो सके आप बाहर निकलिए। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं जिसमें आपको निकलना आवश्यक है तो अलग बात है। अगर आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, तो घर में ही रह करके संक्रमण से बचिए। और जब अगर आप बाहर जाते हैं और फिर घर जाते हैं तो क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि संक्रमण भी घर में आप ही ले जाएंगे। तो जब आप घर जाते हैं तो घर के लोगों का ध्यान रखिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं उनसे दूर रहिए, घर के अंदर भी उनसे दूरी बरतिए। घर में अगर बीमार व्यक्ति हैं उनसे घर के अंदर भी दूरी बरतिए। और जो सावधानी तरीके हैं उनका हमेशा उपयोग करिए। अभी जब जाने का समय आने वाला है, इस समय में सांस की कठिनाइयां बढ़ती हैं, तो इस समय ये बहुत आवश्यक होगा कि हम सावधान रहें, सावधान सतर्क रहकर संक्रमण से बचे रहें और दूसरों को भी हम संक्रमण से बचाए रखें। हम और आप मिलकर के इस प्रदेश में जो संक्रमण में हमने देखा कि लगातार गिरावट हुई है पिछले 24-25 दिनों में, उसको हम गिरावट हम देख सकते हैं अगर हम सावधानी बरतते हैं और हम उसको फिर बहुत ही निचले लेवल पर उसको हम मेंटेन कर सकते हैं ताकि कम से कम लोगों को यह संक्रमण हो। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, तनाव मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर वासियों को नई सौगात दी है। नेहटोर विधायक ओम कुमार की लगातार मेहनत के बाद नेहटोर थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर कल्याण में 12 करोड़ की लागत से ITI कॉलेज का निर्माण होना है। इसे लेकर नेहटोर विधायक ओम कुमार ने भूमि पूजन किया और शेरपुर कल्याण में 12 करोड़ की लागत से ITI कॉलेज का निर्माण कार्य होना है। विधायक ओम कुमार में इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि महज 1.5 साल में यह निर्माण पूरा होना है। यहाँ पे शेरपुर कल्याण में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की त्वरित योजना के तहत यहाँ पे लगभग 12 करोड़ रुपए का ITI विद्यालय बनने के लिए जा रहा है, जिसकी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ पे सभी अधिकारियों के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर के यहाँ पे आज नींव रखी गई है, इसकी पूजा अर्चना की गई है। हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद। आप देखते हो कि आज लगभग 12 करोड़ रुपए की ये लागत का कॉलेज, ITI कॉलेज, जो आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसके तहत यहाँ पर ये ITI कॉलेज, इससे जो बच्चे पढ़ करके निकलेंगे वो आत्मनिर्भर बनेंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा। हमारे सभी किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, हम उन किसान भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज अपनी ज़मीन जो है ये दी है इस कॉलेज को बनने के लिए। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सभी किसान भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। और ये 1.5 साल के अंदर में ये कॉलेज बनेगा और इससे जो बच्चे निकल कर के जाएंगे वो आत्मनिर्भर बनेंगे। मैं बहुत सबका धन्यवाद करता हूं और ख़ास करके विशेष तौर पे अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जो कि मेरे क्षेत्र के लिए हमेशा जिस काम के लिए भी मैं उनके पास जाता हूं, वो त्वरित योजना हो या क्षेत्र का विकास का कोई भी कार्य लेकर के जाता हूं, वो सब पूर्ण करने में हमारा सहयोग करते हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एडीजी ने उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्नाव जनपद विधानसभा, बांगरमऊ उपचुनाव और आगामी त्योहार को देखते हुए एडीजी पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एडीजी सभागार पहुंचकर उन्होंने एसपी, एएसपी और सर्किल के सभी सीओ के साथ बैठक की।
इस दौरान उन्होंने बांगरमऊ उपचुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के निर्देश भी दिए। गाजियाबाद में किसानों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। आज प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अर्धनग्न होकर जिला मुख्यालय की तरफ कूच किया। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया और आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। अलीगढ़ के जटोई गांव में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जो कि अपनी मौसी के यहां रह रही थी। उस बच्ची के साथ उसी के रिश्तेदार ने इस हैवानियत को अंजाम दिया, तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो महिला सुरक्षा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हैवानियत है वो पिछले कई दिनों में कई दफा हुई है और ये एक बड़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन घर से बाहर तो सुरक्षा दे सकता है, लेकिन जो घर के भीतर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पे लगाम कैसे लगे, ये एक बड़ा सवाल है। और गाजियाबाद के लोनी में तहसीलदार ने कृष्णा विहार इलाके में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील कर दिया। यह अवैध फैक्ट्रियां लंबे समय से चल रही थी। लोनी तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने नगरपालिका टीम के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उधर बांदा के नगर कोतवाली में राशन और पेंशन के लिए बुजुर्ग महिला कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन प्रशासन है कि बुजुर्ग की सुनने को तैयार नहीं। आलम यह है कि कई दिनों से बुजुर्ग ने खाना भी नहीं खाया। वहीं जनता की शिकायत पर डीएम आनंद कुमार भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसका खामियाजा इस महिला को उठाना पड़ रहा है। तो राशन और पेंशन के लिए ये बुजुर्ग महिला अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और योगी सरकार में माफियाओं के बाद अब दबंगों व बाहुबलियों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सपा की पूर्व विधायक विजमा यादव के भाई रामलोचन यादव पर शिकंजा कसता जा रहा है और सपा के बाहुबली नेता और हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव की अवैध संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया। ऐसी कार्रवाई पिछले कई दिनों में कई दफा कई माफियाओं के खिलाफ की गई है। कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव का 2 मंजिला गेस्ट हाउस है। ये मकान नहीं है, गेस्ट हाउस है। प्लॉट एरिया 1,500 स्क्वायर मीटर है, 1,500 वर्ग मीटर। इसका अवैध निर्माण कराया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराया बिना इसका विधिक ध्वस्ती का आदेश पारित है, जिसके क्रम में आज इसको हम लोग प्रशासन और पुलिस के सहयोग से जॉइंटली डिमोलिश करवा रहे हैं, ध्वस्त करवा रहे हैं। क्या ये माफिया वगैरह भी हैं? जी हाँ, ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर है रामलोचन यादव। कितने की प्रॉपर्टी है? ये 3 तरफ सड़क है, 1,500 स्क्वायर मीटर प्लॉट एरिया, स्वाभाविक रूप से करोड़ों में 2 मंजिला निर्माण है। 2 फ्लोर का गेस्ट हाउस का निर्माण है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ में तहसील स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। तहसील सदर की कमान अब लखनऊ के तेज तर्रार एसडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी के हाथों में है। प्रफुल्ल त्रिपाठी का कहना है, कोविड-19 के संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है और जनता का हित ही हमारी प्राथमिकता है।
इसे लेके उप जिलाधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी ने प्राइम न्यूज से बात की। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उप जिला अधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी को सदर का चार्ज मिला है। सर, पहले तो आपका स्वागत है सदर तहसील में। आप सर सदर तहसील में आपने आज ज्वाइन किया, सरोजिनी नगर से आपको जिला अधिकारी महोदय ने यहाँ पर भेजा। क्या है प्राथमिकताएं यहाँ पर आपकी? दरअसल जो शासन के निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, इस समय चूँकि कोविड का चल रहा है तो प्राथमिकता कोविड पे है। इसके अलावा जो राजस्व के काम हैं उन पे, चूँकि लंबे समय से यहाँ पे लगभग 1.5 साल से 2 साल से हम यहाँ पे हैं तो चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो काफ़ी अनुभव है। बट कोविड और जो राजस्व के काम हैं उनको प्राथमिकता से निपटाना पहली हमारी महत्वपूर्ण हमारा दायित्व है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। सर, आपके क्षेत्र में जो तहसील क्षेत्र है आपका, इसमें पूरे लखनऊ में तो कोरोना के संक्रमण कम होते चले जा रहे हैं इसके चयन, लेकिन जो सदर तहसील है इसके जो क्षेत्र हैं गुडम्बा, जानकीपुरम और ये सब क्षेत्र, इसमें जो कोरोना के मरीज हैं इनकी कमी नहीं हो रही है। इसमें लगातार जो है कई बार बैठकें भी हुई हैं, तो ऐसे में इसके संक्रमण चयन को तोड़ने के लिए आप कुछ नई तकनीकी अपनाएंगे? दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे इस पे लगातार काम हो रहा है और CHC वाइज टीमें गठित हुई हैं और हर CHC का अलग अलग प्रभारी नामित किया गया है। और अगर आप देखें तो पिछले 15-20 दिनों में संक्रमण काफ़ी कम हुआ है, लगातार कम हो रहा है। और इस समय हम लोग जहाँ पे पहले 1200 केसेज आ रहे थे, 1100-1200 की संख्या थी, हम लोग 300 के आसपास में लखनऊ आ चुका है। तो काफ़ी कवर किया है और सर के निर्देश में लगातार काम हो रहा है, रोज़ मीटिंगें हो रही हैं और हम लोग एक पूरी स्ट्रेटजी पे RRT के थ्रू काम करके आगे बढ़ रहे हैं और सर्विलांस टीम हमारी अच्छे से काम कर रही है। निश्चित तौर पर उप जिलाधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी का कहना है कि जो भी कोविड-19 के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन चल रही है उस पे हम काम करेंगे। और कोरोना संक्रमण काल का जो चयन है, हालांकि 1200 से घट करके अब ये 300 से 400 के बीच में आ गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर, और इसको जड़ से समाप्त करने का कार्य जो है हम लगातार करते रहेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और ग्रेटर नोएडा से है खबर, जहां प्लांट पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में आपस में लाठी डंडे भी चले, पथराव भी हुआ और इस मारपीट और पथराव के दौरान कई लोग घायल भी हुए। एक शख्स की मौत हो गई, वहीं एक पक्ष पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कहीं जमीन के विवाद को लेकर, कहीं प्लांट को लेकर और कहीं जरा से विवाद जो हैं वो कैसे खूनी संघर्ष में तब्दील हो रहे हैं, इस घटना को देख इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां प्लॉट को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।